तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले सेशन में जाना था कि हमारी जो फास्टनर है वो टोटल 7 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के बारे में। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में 3 प्रोसेस होती हैं। पहले रॉ मटेरियल रिसीप्ट होता है, फिर फॉस्फेटिंग प्रोसेस होती है, देन वायर ड्राइंग होती है। तो चलिए जानते हैं रॉ मटेरियल रिसिप्ट के बारे में। रॉ मटेरियल रिसिप्ट में क्या क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कैसे कैसे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल रिसिप्ट होता है तो उसके लिए हमें गेट एंट्री करनी पड़ती है, और गेट एंट्री में जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी जरूरी हमारा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ती है। देन होता है रॉ मटेरियल अनलोडिंग। तो ऑलरेडी हमारे वर्क प्लेस में अनलोडिंग एरिया डिफाइन होता है, तो हमें उसी प्लेस में रॉ मटेरियल अनलोडिंग करना होता है। देन टैगिंग सिस्टम, यदि हमारे कंपनी में कोई टैगिंग सिस्टम है अनलोडिंग के बाद में तो उसमें प्रॉपर तरीके से टैगिंग करनी पड़ती है। देन होता है सैंपल टेस्टिंग, फिर सैंपल कट करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, ताकि हम लैब में सैंपल दे सकें और लैब से डिसीजन आ सके कि जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है वो ओके है कि नहीं है। तो जो भी आपकी कंपनी का सिस्टम है सैंपल टेस्टिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको सैंपल लेना है और टेस्टिंग करना है। फ्रेंड्स, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल में कुछ सरफेस डिफेक्ट्स भी आते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रॉ मटेरियल में कौन कौन से सरफेस डिफेक्ट हो सकते हैं। तो पहला आता है जो कि हर एक इंडस्ट्री में कॉमन होता है रॉ मटेरियल में, सीम लाइन डिफेक्ट्स, जो कि सरफेस में एक लाइन सी बन जाती है, इसे हम सीम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। देन आता है पिटिंग मार्क। पिटिंग मार्क सरफेस में गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिटिंग मार्क। देन है रस्ट का इशू। यदि हमारी कॉइल बहुत दिनों तक बाहर रखी रही है, ट्रेवलिंग में कहीं पानी पड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो रस्ट का इशू हो सकता है। इसके बाद में है फोल्डिंग। रॉ मटेरियल जहां पे ड्रॉ होता है, जहां पे रोल्ड होता है, वहां पे फोल्डिंग का यदि मान लीजिए प्रोसेस में कोई इशू आ गया तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे रॉ मटेरियल फोल्डिंग का इशू क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में है स्कोरिंग मार्क। जब हम रॉ मटेरियल के ड्रॉइंग प्रोसेस करते हैं तो वहां पे स्कोरिंग मार्क आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद में कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट्स भी होते हैं जब हम मैकेनिकल टाइप की टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हाई हार्डनेस, लो हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो सकती है, और क्रैक ड्यूरिंग अपसेटिंग टेस्ट। जब हम अपसेटिंग टेस्ट करते हैं तो उसके दौरान क्रैक डिटेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी कॉइल रिजेक्ट हो सकती है। देन है केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट में जो हमारे केमिकल कंपोजिशन है एज पर ग्रेड, यदि वो ओके नहीं होगा तो रॉ मटेरियल हमारा रिजेक्ट हो सकता है। देन है मेटलर्जिकल टेस्टिंग। मेटलर्जिकल में हम क्या करते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि डिकार्ब है कि नहीं है, डिकार्ब का लेवल क्या है। तो ये सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है और ये सारे डिफेक्ट्स रॉ मटेरियल में आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि टेस्टिंग कैसे करनी है। जैसे केमिकल टेस्टिंग हो गई, मैकेनिकल टेस्टिंग हो गई और मेटलर्जिकल टेस्टिंग हो गई, तो इसको प्रोसेस कैसे करना होता है। यदि हम केमिकल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें होता है केमिकल कंपोजिशन, जो कि हम स्पेक्ट्रो के थ्रू चेक करते हैं। यदि हम मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करें तो इसमें आता है हार्डनेस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग और अपसेटिंग टेस्टिंग, जो कि हम हार्डनेस टेस्टर से करते हैं, और टेंसाइल टेस्ट जो होता है वो हम टेंसाइल यूटीएम मशीन से करते हैं, और जो अपसेटिंग टेस्ट होता है उसके लिए हम सिंपल हाइड्रोलिक मशीन में वर्क पीस लगाते हैं और अपसेटिंग टेस्ट कर लेते हैं। मेटलर्जिकल टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं और डिकार्ब का लेवल देखते हैं, जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इनमें मैं प्रॉपर अभी जैसे केमिकल टेस्टिंग हो गई, मैकेनिकल टेस्टिंग हो गई, मेटलर्जिकल टेस्टिंग हो गई, कैसे करते हैं प्रॉपर WI के साथ में वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए अब जानते हैं रॉ मटेरियल प्रोसेस कैसे होता है। तो रॉ मटेरियल हमारी जो प्रोसेस होती है 7 टैंक प्रोसेस होती है। बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोसेस करने का पर्पस क्या होता है, तो रॉ मटेरियल प्रोसेस हम जब करते हैं इसका पर्पस होता है कि हम रॉ मटेरियल की सरफेस में एक फॉस्फेट की लेयर बना देते हैं, जो कि जब हम ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे स्मूथ सरफेस उसको मिल सके ड्राइंग ऑपरेशन में। तो फ्रेंड्स, यदि मैं फॉस्फेटिंग प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले हम कॉइल को लोड करते हैं, देन
एसिड पिकलिंग टैंक में इसको हम कॉइल को डालते हैं। तो जब एसिड पिकलिंग टैंक में हम कॉइल को डालते हैं तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि एसिड टैंक में हमको कॉइल को कितनी देर तक रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है और कितना केमिकल डालना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो एसिड टैंक में हमें सबसे पहले टाइप ऑफ, यदि मैं सोल्यूशन की बात करूं तो हमें HCl एसिड डालना होता है। उसका कंसंट्रेशन हमें 15 से 20% मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। और जो कॉइल पिकलिंग का जो टाइम है वो 20 से 30 मिनट होता है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स वाटर रिंसिंग। तो वाटर रिंसिंग हम जब फर्स्ट वाटर रिंसिंग करते हैं तो इसमें भी हमें कुछ पैरामीटर्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करो तो फिल्टर वाटर होता है। इसका पीएच हमें 2 से 8 पीएच मेंटेन करना होता है। वर्किंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहेगा। और जो हमारा डिपिंग टाइम है वो 2 से 3 मिनट हार्डली। इसके बाद आता है सेकंड वाटर रिंसिंग, इसमें भी सेम होता है। देन फिर आता है वाटर वॉशिंग। रिंसिंग के बाद में हम वाटर वॉशिंग करते हैं कि जो भी इंप्योरिटीज उसमें लगी रह गई हैं यहाँ पे पूरी तरह से निकल जाएं। देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स जिंक फॉस्फेट टैंक। तो हम वाटर वॉशिंग करने के बाद में अपनी कॉइल को जिंक फॉस्फेट टैंक में डालते हैं, जो कि हमें इसके पैरामीटर्स फिक्स पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें रखना होता है। जैसे कि टाइप ऑफ, यदि मैं सोल्यूशन की बात करूं जिंक फॉस्फेट बाथ में, तो जिंक फॉस्फेट हम यूज करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। पॉइंटर उसमें 2 से 30 ml मेंटेन करते हैं। वर्किंग टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री इसका मेंटेन करते हैं। और कॉइल डिपिंग टाइम 20 से 30 मिनट मेंटेन करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वाटर रिंसिंग। तो जैसे ही फिर फॉस्फेट टैंक से हम निकालेंगे तो हम वाटर वॉशिंग करेंगे। देन उसके बाद में हम ल्यूब कोटिंग करते हैं। वाटर वॉशिंग करने के बाद में इसमें जितने भी जिंक फॉस्फेट की इंप्योरिटीज हैं उसको यहाँ पे निकल जाएंगी। और उसके बाद में ल्यूब कोटिंग के टैंक में इसको हम डुबोएंगे, जिसके कुछ अलग से पैरामीटर्स हैं, जो कि हैं ल्यूब कोटिंग सोल्यूशन यूज करेंगे। पॉइंटर जिसका 0.5 से 2 ml तक यूज होगा। पीएच 9 से 11 रहेगा। और वर्किंग टेम्परेचर उसका 85 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जो कॉइल डिपिंग टाइम है वो 2 से 5 मिनट रहेगा। इसके बाद में आता है ड्रायर। ल्यूब कोटिंग टैंक से निकालने के बाद में हम इसको कॉइल को अपने पूरी तरह से ड्रायर कर लेते हैं यदि जरूरी है तो। और उसके बाद में कॉइल हम अनलोड कर लेते हैं। और अनलोड करने के बाद में हम कोटिंग थिकनेस भी चेक करते हैं कि कितनी कोटिंग थिकनेस आ रही है जिंक फॉस्फेट की, कितनी नहीं आ रही है। मिनिमम यदि आपकी 5 से 8 माइक्रोन आ रही तो सफिशियंट है। इसके बाद में हमारा प्रोसेस यहां से खत्म हो जाता है। और देन इसके बाद में प्रोसेस फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट होता है पर वायर ड्राइंग का, जिसका की पर्पस होता है कि हम हमारा जो मटेरियल है इसको हम रिडक्शन करते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड साइज चाहिए होता है वो हम बेस मेटल से उतना रिक्वायर्ड साइज बनाते हैं थ्रू वायर ड्राइंग डाई की सहायता से हम रॉ मटेरियल को पुल करते हैं, जिससे हमें जो हमारा रिक्वायर्ड साइज है वो मिल जाता है। और ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जो रिडक्शन है वो हमें 15 से 20% करना चाहिए। इससे ज़्यादा रिडक्शन किसी भी वायर में नहीं करना चाहिए। अब ये आपका मल्टी डाई भी हो सकता है, सिंगल डाई भी हो सकती है। यदि आपको ज़्यादा रिडक्शन करना है तो आप मल्टी डाई यूज़ करते हैं। यदि हमें कम रिडक्शन करना है तो हम सिंगल डाई में भी उतना रिडक्शन कर लेते हैं। चलिए प्रोसेस में देखते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है वायर ड्राइंग प्रोसेस है, जिसमें कि ये हमारा वायर ड्राइंग स्टैंड है जिसमें हम कॉइल को डालते हैं। और ये हमारा वायर ड्राइंग मशीन है जिसमें कि वायर ड्रॉ होती है। यहाँ पे हमारा वायर ड्राइंग मशीन का ड्रम है जिसमें वायर ड्रॉ होने के बाद में कॉइल्स आउटपुट में आती है राउंड शेप में। ये हमारा वायर फॉर ड्राइंग है जो हमें वायर ड्रॉ करनी है। और इधर यदि हम वायर ड्राइंग ड्रम में देखें तो हमारा आउटपुट है वायर ड्रॉ होने के बाद में। ये हमारी वायर ड्राइंग डाई है, इसके थ्रू हम वायर का साइज जो है रिड्यूस करते हैं। चलिए इस मैकेनिज्म में समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमारी अनड्रॉ कॉइल जिसको हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे हमारा बॉक्स कंटेनिंग है, यहाँ पे हमारी डाई लगी हुई है, यहाँ पे डाई लगी हुई है और यहाँ पे लुब्रिकेंट पाउडर है जो हमें डाई में काम करता है एज ए लुब्रिकेंट। जब हम वायर को पुल करते हैं तो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। यहाँ पे जो वायर का डाया है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जब ड्रॉ होके आती है तो यहाँ पे
वायर ड्राई जो है हमारा कम हो जाता है जितना हमको चाहिए। ये हमारा वायर का ड्रम है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर की सहायता से हम इसको घुमाते हैं और ये घूमता रहता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। जो हमारे वर्टिकल ड्रम्स होते हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए हमेशा इंडस्ट्री में वर्टिकल ड्रम यूज करना चाहिए। ये होता है सीक्वेंस, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि यहाँ से वायर आती है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जब हम डाई का यूज़ कर लेते हैं, डाई से वायर निकलता है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम हो जाता है जितना हमको चाहिए होता है। जितना साइज आपको वायर का चाहिए आप यहाँ पे उतने साइज की डाई लगा देंगे और यहाँ पे आपका रिडक्शन उतना मिल जाएगा। फ्रेंड्स चलिए सारी प्रोसेस को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा वायर ड्राइंग का स्टैंड जिसपे हम वायर लोड करते हैं और यहाँ से फिर वायर जाता है, और ये हमारा वायर ड्राइंग का मशीन जिसमें वायर ड्रॉ होता है। चलिए देखते हैं वायर ड्राइंग की डाई कि ड्रॉ कैसे होता है। यहाँ पे डाई लगी होती है ये, जिससे कि क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होके बाहर निकलता है। ये है वायर ड्राइंग डाई जहाँ पे हम लुब्रिकेशन पाउडर भी डालते हैं। यहाँ पे हमारा वायर जो है कलेक्ट होता है वायर ड्राइंग होने के बाद में, और इसको बोलते हैं वायर ड्राइंग का ड्रम। और ये कुछ डिफरेंट टाइप का ड्रम है जो हायर डायमीटर्स के लिए हम यूज करते हैं। तो पर्पज आप जो वायर ड्राइंग है मैंने आपको बता ही दिया है क्या पर्पज होता है। इसमें अपना क्रॉस सेक्शन एरिया जो वायर का होता है वो हम रिड्यूस करते हैं जितना हमको चाहिए होता है नेक्स्ट ऑपरेशन में, और ये मैक्सिमम जो रिड्यूस हम कर सकते हैं 15 से 20% करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसमें पार्ट में बाद में फोर्जिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्रैक का इशू हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हमारा वहाँ से करने के बाद में कॉयल हम जब ड्रॉ हो जाती है तो अनलोड कर लेते हैं। अनलोड करने के बाद में डिसाइडेड प्लेस में रख देते हैं और हमारा वायर जो है अब रेडी फॉर यूज़ है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन में। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा वायर प्रोसेसिंग का ऑपरेशन, और इसके बाद में हम जाते हैं फोर्जिंग स्टेज के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा कि हमने वायर प्रोसेसिंग जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे कोल्ड फोर्जिंग। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल नॉलेज का अपने करियर में यूज कर सकें। और हाँ कमेंट करना ना भूलिए ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और दोस्तों यदि आपको कहीं भी फास्टनर में कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी इशू आता है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या मेल करके आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यदि कहीं भी हेल्प चाहिए, कोई फॉर्मेट चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं इमीडिएट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूं और करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।